हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट डिस्कस किए हुए थे। फिर हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़े और हाइगन्स प्रिंसिपल से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डिराइव किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले आप देख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। मान लीजिए ये कोई मीडियम है, ये मीडियम का पार्टिकल है और यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस वेव यहाँ पर आ रहा है और इस वेव के वजह से, इस डिस्टर्बेंस के वजह से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 हो रहा है। सिमिलरली यदि यहाँ पर एक दूसरा वेव आई तो दूसरे वेव के वजह से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, इसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y2 हो रहा है। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब केवल y1 प्लस y2 लिखने से नहीं होगा, हमको यहाँ पर वेक्टर सम करना होगा। वेक्टर सम इसलिए करना होगा कि यहाँ पर हमको डायरेक्शन भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बहुत अधिक हो जाएगा। जैसे पहले के वजह से y1 मान लीजिए 3 मीटर है या 3 सेंटीमीटर है, दूसरे के वजह से 2 सेंटीमीटर है और दोनों सेम फेज में हो रहे हैं, तो दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 3 प्लस 2। यदि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं देन 3 माइनस 2। इसलिए हम केवल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। वेक्टर y1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फर्स्ट वेव्स एंड y2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एनादर वेव। सिमिलरली और भी वेव्स हो सकता है, उसके वजह से यदि डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए y3 है देन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। एक बात ये समझ लीजिए, ये जो जब एक पॉइंट पर दो या दो से अधिक वेव्स इस पॉइंट पर मिल रही हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को इस एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं। एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पर यदि दो या दो से अधिक वेव्स मिल रही है तो इस वेव्स के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हारमोनियम चल रहा है, यहाँ हारमोनियम प्ले किया गया है और हारमोनियम का साउंड यहाँ पर आप सुन रहे हैं। सिमिलरली ढोलक का साउंड सुनने लगे, सिमिलरली सितार का साउंड आप सुनने लगे। तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट टाइप के वेव्स आ रहे हैं और इस पार्टिकल पर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हमारा ऑब्जर्वर है तो हारमोनियम की आवाज़ को अलग सुनेगा, सितार की आवाज़ को अलग सुनेगा, ढोलक की आवाज़ को अलग सुनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेव्स क्रॉस कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो उनके नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर इस मान लीजिए हम अब ये मीडियम का पार्टिकल है, यहाँ पर तो पटना से भी वेव्स आ रहा होगा, वाराणसी से भी वेव्स आ रहा होगा, वाशिंगटन डीसी से भी आ रहा होगा, ये BBC लंदन से भी आ रहा होगा। लेकिन यदि हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ तो क्रॉस कर रहे हैं सब, लेकिन हमारा यदि ऑब्जर्वर है तो पटना की आवाज़ को अलग सुनेगा, वाराणसी की आवाज़ को भी सुन सकता है, ये BBC लंदन सुन सकता है, वाशिंगटन DC सुन सकता है। ये नहीं है कि ये चारों पांचों मिल करके और इसके नेचर को चेंज करके और एक हम अलग आवाज़ यहाँ पर सुनने लगे, कोई एक अलग स्टेशन जैसा हम यहाँ पर आवाज़ सुनने लगे। तो ये रहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थोड़ा आप लिख लीजिए इस स्टेटमेंट को। द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ वेव्स, देखिए डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ वेव्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ड्यू टू ईच वन ऑफ देम एक्टिंग सेपरेटली। ओके, तो ये लिखने के बाद आप लिखिए इफ y1 एंड y2, इफ y1 and y2 are the displacement produced due to the two waves. If y1 and y2 are the displacement of the particle of the medium, are the displacement of the particle of a medium produced due to the two waves, then the resultant displacement
then the resultant displacement of the particle of the medium y is equal to y1 plus y2. So this is principle of superposition. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इसको आप लिख लेंगे. अब देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के एप्लीकेशंस देखिए. हम क्लास 11th में 2 एप्लीकेशन पढ़े हुए हैं. कौन कौन सा एप्लीकेशन? साउंड वेव में भी हम पढ़े थे. देखो, यदि दोनों प्लेन प्रोग्रेसिव वेव सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, 2 प्लेन प्रोग्रेसिव वेव सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर आने के बाद इस पॉइंट पर जो फेनोमिनन होगी, 2 तरह की फेनोमिनन होती है. एक को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस और दूसरे को बोलते हैं बीट्स. तो इंटरफेरेंस और बीट्स आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. और यदि 2 वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मान लीजिए एक वेव्स इधर आ रही है और दूसरा वेव अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, दूसरा वेव हमारा अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरफेयर कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है, तो इसके वजह से जो सुपरपोजिशन के वजह से जो फिनोमिनन प्रोड्यूस्ड होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव. स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव के विषय में क्लास 11th में पढ़े हुए हैं. बीट्स भी क्लास 11th में पढ़े हुए हैं. ये स्टेशनरी वेव इस टाइप का होता था. एक वेव इधर जा रही है, दूसरा वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, ऐसे. तो इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव. यदि 2 वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलती है और सुपर इम्पोज कर रही है किसी भी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर तो सुपर इम्पोज नहीं करेगी, मीडियम का बहुत सारा पार्टिकल है तो बहुत सारे जगह पर सुपर इम्पोज करेगी. तो इनके वजह से जो वेव्स का फॉर्मेशन हुआ उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव. दिस इज स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव्स ये क्लास 11th में पढ़े हैं, स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव. आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर. और बीट्स, यदि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो फेनोमिनन होती है बीट्स. बीट्स का मतलब एक ही जगह पर अब कभी आपको आवाज़ बहुत तेज सुनाई देगा, उसी प्लेस पर कभी आवाज़ बहुत आपको स्लो सुनाई देगा, बहुत कम सुनाई देगा. मतलब किसी पर्टिकुलर समय पर ही टाइम के साथ आवाज़ साउंड मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है कुछ समय के बाद एक ही पोजीशन पर. तो दैट इज नोन एज बीट्स और इसको आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. हम यहाँ पर प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम हेल्प लेकर के जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस क्लास 11th में भी पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर जो इंटरफेरेंस आप पढ़े हैं वो साउंड में इंटरफेरेंस पढ़े हैं. हम यहाँ पर इंटरफेरेंस लाइट में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स की, चूँकि यहाँ पर हम वेब ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए. अब देखो भाई, मान लीजिए लेट टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, let 2 waves of same frequency omega and slightly different amplitudes A1 and A2. ये स्लाइटली डिफरेंट है, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफर कर रहा है. आर ट्रेवलिंग along same direction, दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. अब देखो बच्चों, मान लीजिए कि पहले वेव के वजह से डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, मीडियम के पार्टिकल का y1 है और दूसरे वेव के वजह से डिस्प्लेसमेंट y2 है. आप लिखिए लेट y1 एंड y2 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल of the medium due to the individual waves. Okay, then
then y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus phi. What is phi? Phi is the phase difference between the two waves, where phi is equal to phase difference. फेज क्या होता है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं. एक के वजह से पार्टिकल मान लीजिए ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरे के वजह से अपोजिट में जा रहा है. इसका मतलब दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है. तो सिमिलरली नाउ बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यदि दोनों वेव्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, देन by the principle of superposition of waves, then by principle of superposition, then by the principle of superposition of waves, y is equal to what? Y is equal to y1 plus y2. अभी आप पढ़े हैं y is equal to y1 plus y2. तो y is equal to रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं. y इज इक्वल टू आप लिखिए a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ओके, नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए. तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ए प्लस बी कितना होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. ओके, नाउ वाई इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 मल्टीप्लाई करिए a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस मल्टीप्लाई करिए a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी. ओके, नाउ साइन ओमेगा टी को आप कॉमन लीजिए. साइन ओमेगा टी को आप कॉमन लीजिए. तो y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई साइन ओमेगा टी प्लस यहां पर a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी. देखो बच्चों, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसको r cos फाई मान लीजिए इतने को, और इसको r sin फाई मान लीजिए. ओके, तो आप लिखेंगे लेट a1 प्लस a2 cos ऑफ फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखे, क्योंकि फाई ऑलरेडी लिखा हुआ है. आर कॉस थीटा एंड a2 साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा. ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए. देन y इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी. तो y इज इक्वल टू आर को कॉमन हम ले लिए, तो क्या हो गया यहाँ पर? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ थीटा, ये हुआ. तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. तो y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये ऐसे हम लिख सकते हैं. वेयर आर इज व्हाट? वेयर आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. यहां पर इस कंक्लूजन से आप पहुंच रहे हैं कि जो पहले इक्वेशन थे y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, उसी टाइप का ये भी इक्वेशन है. इसका मतलब कि यदि पहले वेव के वजह से पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था,
दूसरे के वजह से भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो रिजल्टेंट के वजह से भी ये पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, जिसका कि एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया और फेज डिफरेंस चेंज हो गया, एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस दोनों चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस दोनों को आप कैसे लिखेंगे, आप लिखो बच्चों। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आर कैसे निकालेंगे, आर और थीटा निकालना है हमको। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो आर स्क्वायर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे क्या होगा, a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन ऑफ फाई होल स्क्वायर। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप। तो दिस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, a1 स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये लिखने के बाद ये दोनों को एक साथ आप लिखिए, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो आर स्क्वायर इज व्हाट, दोनों को एक साथ लिखने के बाद देन इसके ठीक जस्ट ऊपर लिखेंगे, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, ये हो गया। लेकिन कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई। तो यहाँ से r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई होगा, कॉस ऑफ फाई। ओके, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r कितना हो गया, दैट इज अंडर रूट r इज इक्वल टू अंडर रूट आप कर लीजिएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लिखें। नाउ हमको थीटा चाहिए, तो डिवाइडिंग 2 बाई 1, डिवाइडिंग सेकेंड बाई 1, डिवाइड कर देंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, आप देखिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टाइन थीटा हो जाएगा, टाइन थीटा इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ फाई, a2 साइन ऑफ फाई अपान a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई, ये हो गया। देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a2 साइन ऑफ फाई अपान a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई। तो ये हो गया बच्चों, दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते थे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और फर्स्ट वेव के बीच में कितना फेज में डिफरेंस होगा, दैट इज tan इनवर्स a2 साइन फाई अपान a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई। ओके, तो ये सारा चीज हमको मिल गया। अब देखिए, अब हमको ये जानना है कि ये जो एम्पलीट्यूड था मैक्सिमम कब होगा, फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमम कब होगा, जब देखो बच्चों कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 होगी, प्लस 1 होगी, तभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई था, यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दिस a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, दैट इज, ये मैक्सिमम के लिए यहाँ पर आर मैक्सिमम कर लीजिए, आर मैक्सिमम, दैट इज आर मैक्सिमम कितना हो गया, a1 प्लस a2। यदि cos फाई की वैल्यू 1 है तो ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, दैट विल बी a1 प्लस
A2। सिमिलरली यहाँ से यदि आप आल्सो नोट कर लेंगे, ये आल्सो ये थोड़ा इंटेंसिटी के टर्म में हम लिखें तो वी हैव आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस ऑफ फाई हम पढ़े थे। देखो बच्चों ये इतना हम पढ़ चुके हैं। तो ये आर स्क्वायर के जगह पर आप इंटेंसिटी ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू A1 स्क्वायर दैट इज I1 I2 प्लस 2 रूट I2 कॉस ऑफ फाई। क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं? सिंस ये जो इंटेंसिटी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर की जगह पर आपने I1 लिखा। सिमिलरली इस वेव के लिए इंटेंसिटी I1 होगा, दूसरे वेव की इंटेंसिटी I2 होगी। और जब A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I1 है तो इसका मतलब A1 इज इक्वल टू व्हाट? रूट I1। तो A1 की जगह पर आपने क्या लिख दिया? रूट I1 लिख दिया। सिमिलरली A2 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 है, तो A2 के जगह पर आप क्या लिखेंगे? रूट I2 लिख दिए। तो A2 के जगह पर हमने रूट I2 लिख दिया। तो जब हम कंडीशन की बात हम करेंगे कॉस फाई की वैल्यू +1, तो यहाँ पर कॉस फाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आई मैक्सिमम की जब हम बात करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2। कॉस फाई की वैल्यू 1 हो गया मैक्सिमम की इंटेंसिटी की जब बात हम करते हैं। तो नाउ आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये रूट I1 को आप लिख सकते हैं, I1 को लिख सकते हैं रूट I1 का होल स्क्वायर, I2 को आप लिख सकते हैं रूट I2 होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2। कॉस फाई की वैल्यू तो 1 आ गया। ओके, नाउ आफ्टर दैट हम मैक्सिमा ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई मैक्सिमा इज इक्वल टू व्हाट? आई मैक्सिमा इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको इसका मतलब रूट I1 प्लस रूट I2 इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ भी हमको रूट लगाना पड़ेगा आई मैक्सिमम। ओके, यदि हम पहले वेव की इंटेंसिटी हमको पता है, दूसरे वेव की भी के वजह से इंटेंसिटी हमको पता होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा यहाँ से हम लिख सकते हैं। नाउ सिमिलरली फॉर मिनिमम ये मिनिमा कब होगा? मिनिमा तब होगा ना बच्चों जबकि कॉस फाई की वैल्यू क्या हो? -1 हो जाए। कॉस फाई की वैल्यू -1 हो जाए, क्योंकि हमको हमारे पास दिया हुआ है आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मालूम था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस ऑफ फाई। ओके, अब मिनिमम होने के लिए कॉस फाई की, जब कॉस फाई की वैल्यू +1 लिखे थे तब तो ये वैल्यू पूरा का पूरा वैल्यू मैक्सिमम हो गया था, लेकिन जब कॉस फाई की वैल्यू -1 लिखेंगे तो ये आर की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 दैट इज आर मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2, ये होल स्क्वायर हो गया। आर मिनिमम का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो दोनों ओर से स्क्वायर रूट हटा लीजिएगा, तो आर मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2। इसको आप नोट कर लीजिए। सिमिलरली जब इंटेंसिटी के टर्म में हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे इसको। सिमिलरली जब इंटेंसिटी के टर्म में अब आगे बढ़ते हैं तो हमको मालूम है आर स्क्वायर को हम लिखते थे यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ फाई। अब देखो मिनिमम के लिए हम क्या लिखें बच्चों? मिनिमम तब होगा जब कॉस फाई की वैल्यू -1 हो जाए। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2। तो आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1 होल स्क्वायर प्लस रूट I2 होल स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 रूट I2। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए। तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा? आई मिनिमम हो गया रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट आप लिख लेंगे। तो आई मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको बच्चों आप इक्वेशन आप 4th कह लीजिए।
और जो इसके पहले जो भी इक्वेशन आया था उसको आप थर्ड कह लीजिए। इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे। तो देन हमारे पास अभी आई मैक्सिमम आया था, रूट आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, अभी क्या दिखे थे हमारे पास, आ गया रूट आई वन प्लस रूट आई टू, यही आया था। और रूट आई मिनिमम कितना आया था, रूट आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट आई वन माइनस रूट आई टू। देखो बाय यूज ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो यदि हम यहाँ पर यूज करें, इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया था और इसको इक्वेशन हमने फोर्थ मान लिया था। बाय द रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, बाय द रूल ऑफ componendo and dividendo, by the rule of componendo and dividendo, हम componendo और dividendo क्या होता है, इसको पहले आपने जो थर्ड और फोर्थ था ना उसको आप डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा, डिवाइड करने के बाद ये चीज मिलेगा, डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ, यहां पर हेडिंग में लिख लेंगे डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ, तो हमको ये चीज मिल जाएगा, डिवाइड हमने कर दिया है। अब डिवाइड करने के बाद कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें हम इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में प्लस करते हैं, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम। वही काम यहां भी करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को आप प्लस किए थे, रूट आई वन प्लस रूट आई टू, न्यूमरेटर हुआ, डिनोमिनेटर को यहाँ पर प्लस करिए, प्लस रूट आई वन माइनस रूट आई टू अपान, अब फिर न्यूमरेटर में एक बार हम न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को प्लस करते हैं, अपान न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस करिए, रूट आई वन प्लस रूट आई टू माइनस कर लीजिए रूट आई वन माइनस रूट आई टू। ओके, ये आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब देखो बच्चों, यहां पर रूट आई वन रूट आई टू और रूट आई टू कैंसिल आउट हो गया, तो रूट आई मैक्सिमम प्लस रूट आई मिनिमम अपान रूट आई मैक्सिमम माइनस रूट आई मिनिमम, दिस इज इक्वल टू, देखो आई टू कैंसिल आउट हो गया, दैट इज टू रूट आई वन अपान, यहां पर आई वन से आई वन कैंसिल आउट हो गया, दैट इज टू रूट आई टू, ये हो गया, टू से टू कैंसिल आउट करिए, टू से टू कैंसिल आउट करिए, देन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम अपान रूट आई मैक्सिमम माइनस रूट आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट आई वन प्लस रूट आई टू, रूट आई वन अपान रूट आई टू, रूट आई वन अपान आई टू। अब दोनों ओर हम स्क्वायर कर देते हैं, देन दोनों ओर आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों ओर आप स्क्वायर करेंगे, देन आई वन अपान आई टू इज इक्वल टू अंडर रूट आई मैक्सिमम प्लस अंडर रूट आई मिनिमम अपान अंडर रूट आई मैक्सिमम माइनस अंडर रूट आई मिनिमम। यदि आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिया हुआ है, मिनिमम इंटेंसिटी दिया हुआ है, और जो दोनों वेव्स हैं उसके वजह से इंटेंसिटी का रेशियो यदि आपको फाइंड आउट करना है, तो आप यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रूट था, देखो बच्चों यहां पर रूट आया था, तो रूट को हटाएंगे तो इसको हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये इस ढंग से हमको लिखना होगा। ये रूट था तो रूट को हटाएंगे तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखो बच्चों, हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। थोड़ा इंटरफेरेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ऐसा पोजीशन हमको फाइंड आउट करना है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो वी हैव, अभी आप पढ़े थे, कॉस फाई की वैल्यू इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए कॉस फाई की वैल्यू क्या आया था, कॉस फाई की वैल्यू +1 आया था।
अब ये +1 कब होगा? जब फाई की वैल्यू 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो या 8 पाई हो डॉट डॉट m पाई हो, वेयर m इज इक्वल टू 2m पाई हो, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी बच्चों? जब दोनों वेव्स के बीच में हमको फेज डिफरेंस या तो न हो, या फेज डिफरेंस 2 पाई का हो, या फेज डिफरेंस 4 पाई का हो, फेज डिफरेंस 6 पाई का हो, फेज डिफरेंस 8 पाई का हो, तो हमको जो इंटेंसिटी होती है वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नाउ अब देखो बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखिए, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। यहाँ पर देखें, यहीं पर आप ब्रैकेट करके आप लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, रिलेशन between the phase difference relation between the phase difference and path difference. This is very important. Path relation between the phase difference and the path difference. फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई वेव है, सपोज दिस वेव, ये वेव है, तो बच्चों यदि यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगा, वेव को इस टॉप से इस टाइप का जो समय लगा, उसको हम क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। टॉप से फिर टॉप पर जाने, यदि पार्टिकल डिस्प्लेट कर रहा है तो टॉप है, फिर टॉप से टॉप पर जाने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? इसको वेवलेंथ बोलते हैं, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना फेज में कितना डिफरेंस हो गया? 2 पाई का फेज में डिफरेंस हुआ। ओके, 2 पाई में डिफरेंस हुआ फेज का। तो आप लिखेंगे जब फेज डिफरेंस 2 पाई का है, तो जब फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस जब 2 पाई का है, when phase difference is 2 pi, then path difference lambda. When phase difference is 2 pi, then path difference लैम्डा। जब फेज डिफरेंस 2 पाई का है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों? लैम्डा का होगा। और इसलिए यूनिट पर हम क्या लिखेंगे? लैम्डा बाई 2 पाई। इसलिए व्हेन फेज डिफरेंस इज डेल्टा फाई, इसको मिटाने के बाद आप लिख लीजिए, व्हेन फेज डिफरेंस इज, इसके बाद लिखिए, इसलिए हेंस जब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा फाई, तो उस समय पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। इसको, इस पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से लिखते हैं। तो दिस इज रिलेशन, दैट इज डेल्टा एक्स को पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 इंटू फेज डिफरेंस, इंटू फेज डिफरेंस। ओके, तो इस ढंग से बच्चों हम अभी हम फेज डिफरेंस निकाल चुके हैं। तो पाथ डिफरेंस यदि निकालना होगा तो हेंस पाथ डिफरेंस हमको निकालना होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब डेल्टा फाई हम लिख रहे हैं, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये मिटाते चले जाइए आप, वीडियो पॉज करके आप लिखिएगा धीरे धीरे। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, पाथ डिफरेंस कितना आया था? 2m पाई आया था। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो m लैम्डा, दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखो बच्चों तो इसका मतलब जब पाथ डिफरेंस क्या होगा? m की वैल्यू 1 लिखेंगे। जब पाथ डिफरेंस नहीं है तब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जब लैम्डा है तब 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा
एम लैम्डा। यदि दो वेव आ रही है किसी पॉइंट पर और दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस या तो 9 हो, या लैम्डा का हो, या 2 लैम्डा का हो, या 3 लैम्डा का हो, या 4 लैम्डा का हो, तो उस समय इंटेंसिटी क्या होगी? उस समय इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इसी को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए बच्चों? कॉस ऑफ फाई अभी तो आप देखे थे -1 होना चाहिए, तो इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पाई होने चाहिए, 3 पाई होना चाहिए, 5 पाई होना चाहिए, 7 पाई होना चाहिए, डॉट डॉट 2m - 1 इंटू पाई होना चाहिए, वेयर m इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अब डिफरेंस हमारे पास है पाथ डिफरेंस, हेंस पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस हमारा आ गया था डेल्टा 5। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई। पाथ डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2m - 1 इंटू पाई लिख दिए, इसको मिटा दीजिए। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो m माइनस, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 2m - 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये चीज आ गया। तो पाथ डिफरेंस मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी? यदि दो वेव्स किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं और उनके बीच में इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब उनके बीच में पाथ डिफरेंस, m की वैल्यू आप 1 लिखेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2। m की वैल्यू 0 से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। यदि दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा बाई 2 हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो, 5 लैम्डा बाई 2 हो, तो वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों? मिनिमम होगी। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसको कल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा और हम डिटेल्स में समझाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। ये सब इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन है, ये तो मैथमेटिकल पार्ट रहा, इसका फिजिकली आप कैसे इसको समझ सकते हैं, इसको हम कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।